निधि स्वच्छ की स्वस्ति क्लासेस में आप सभी का स्वस्ति अभिवादन है। दोस्तों, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th में जो सबसे पहला चैप्टर है एसएसटी का, उसको हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिनमें द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 48 ये कवर कर चुका हूं। आज वाली वीडियो में ये 3 टॉपिक कवर करेंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात शुरू हुई फ्रांस से, जहां 1789 में रेवोल्यूशन हुई। ठीक बात है, क्रांति का दौर चला और ये लहर जो है जर्मनी, पोलैंड, इटली इन देशों में भी फैली। लेकिन बीच में एक रोड़ा अटका दिया वियना कांग्रेस ने, जो ऑस्ट्रिया में हुई थी और 1815 में हुई थी। ये कंजर्वेटिव का दौर था। कंजर्वेटिव कहते हैं जो पुरानी विचारधारा या पुराने सिस्टम में ही बिलीव करते हैं। तो इसको वापस लाया गया क्योंकि वो राजा रजवाड़े जो सैकड़ों सालों से रूल करते आ रहे थे, इतनी आसानी से गद्दी छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन मानने वाले लिबरल भी नहीं थे। इसलिए फ्रांस में दोबारा क्रांति का दौर शुरू हुआ 1830 में और फिर एक और प्रयास हुआ 1848 में। यहां जाकर फ्रांस रिपब्लिक बना तो सही, लेकिन जर्मनी, इटली, इंग्लैंड इन देशों में क्या हुआ और इन देशों में नेशनलिज्म आने के बाद बाल्कन की समस्या कैसे उठ खड़ी हुई, यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी से। आपकी किताब की दिक्कतें हैं, इसमें बेस तो क्लियर किया हुआ है नहीं, बीच में से ही कहानी शुरू हो जाती है। जैसे जर्मनी के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बेस क्लियर करूंगा जो किताब में नहीं है, फिर आपको कहानी जो है किताब से जुड़ जाएगी। देखिए, जर्मनी पर कौन रूल किया करता था? तो होली रोमन एम्पायर रूल किया करता था। आप कहेंगे जी ये होली रोमन एम्पायर क्या है? तो मुझे फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर साहब की याद आ जाती है। वो कहा करते थे कि होली रोमन एम्पायर ना तो होली था ना रोमन था, और कुछ भी हो, एम्पायर तो बिल्कुल नहीं था। खैर, ये उनका नजरिया था, ऐसा वो सोचते थे। ये जैसे आपके यहाँ गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ऐसे ही होली रोमन एम्पायर था एक। 800 में ये रूल करना शुरू करता है, 1806 तक रूल करता है। इसमें अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, इटालियन हैं, चेक हैं और डच हैं। जर्मनी वाले भी इन्हीं के अंडर में आया करते थे और जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिन्हें आप रियासतें कह सकते हो। जैसे भारत भी अगर आप देखोगे आजादी के बाद 560-62 रियासतों में बटा हुआ था, उसी तरह जर्मनी में भी 300 के करीब रियासतें हुआ करती थी। वो सारी 300 रियासतें जुड़कर एक जर्मनी देश कैसे बना, यही हमें इस टॉपिक में जानना है। यह बात शुरू होती है जब फ्रांस की क्रांति के बाद 1789 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आगे बढ़ता है और जर्मनी पे कब्जा कर लेता है। तो वो देखता है कि अरे भैया, ये 300 जो स्टेट हैं, छोटे छोटे रियासतें हैं, इनको यार कैसे काबू में पाया जाए। तो एक काम करता है, ग्रुप बना देता है जिसको कन्फेडरेशन ऑफ राइन बोलते हैं। राइन एक बहुत ही मशहूर नदी है यूरोप की, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा भी बनाती है। तो वो जब ऐसा ग्रुप बना देता है, इसमें कितने स्टेट शामिल करता है? 39 रियासतों का एक संघ बना देता है। और नेपोलियन जब ये बनाता है 1806 में, तो इससे एक बात क्लियर होती है, फीलिंग ऑफ यूनिटी आती है। भाई, अलग अलग रहने वाले लोग जब एक साथ रहते हैं, अब तक बातचीत नहीं कर रहे थे, बातचीत होनी शुरू होती है, मन के मैल दूर होते हैं और गाड़ी आगे चलने लगती है। ये फीलिंग ऑफ यूनिटी किस तरह नेशनलिज्म में बदलती है, यह जिम्मेदारी थी प्रशिया पे। प्रशिया क्या था, इसको मैप पे दिखा देता हूं। देखो, प्रशिया ये वाला, ये और ये दोनों मैप एक ही हैं। पहले इसको समझा देता हूं। ये वाला जो एरिया है 1862 में केवल इतना हुआ करता था। प्रशिया जर्मनी का सबसे बड़ा एरिया था। जैसे अगर आप भारत को देखोगे तो भारत में भी सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। छोटे वाला गोवा और सिक्किम है मान लो। अगर हमें यूनिफिकेशन करना है तो ये जिम्मेदारी ज्यादा उत्तर प्रदेश की तो आई जाती है। तो ये जिम्मेदारी उठाता है प्रशिया। 1862 में इतना ही था केवल। ठीक, उसके बाद 1866 में ये वाले जो राज्य का टुकड़ा है, ये वाले भी जोड़ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद 1871 में ये वाले राज्य भी सहमति से अपने शामिल हो जाते हैं इसमें, और बाद में फ्रांस से ये वाला एरिया जीतकर सारा का सारा बन जाता है जर्मनी। इसी चीज को यहां दिखाया गया है। पहले ये वाला प्रशिया हुआ करता था, फिर ये वाले राज्य शामिल हो जाते हैं, फिर ये वाले हो जाते हैं, ये वाले भी शामिल हो जाते हैं, और जैसे फ्रांस से ये वाला एरिया जीतता है, तो जो बॉर्डर देख रहे हो आप, ये 1871 में जर्मनी बन जाता है। ये तो नक्शे पर हुआ, लेकिन वास्तव में जर्मनी के सामने क्या क्या समस्याएं थी, आइए उनको जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जब वियना कांग्रेस हुई 1815 में, जो मैंने बताया कि कंजर्वेटिव्स की जीत थी, राजा रजवाड़ों की जीत थी, तो उसमें एक चीज किया गया, ये जो कन्फेडरेशन नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाई थी, इसको बरकरार रखा गया, जो 39 राज्यों की थी, लेकिन इसको हेड बना दिया गया ऑस्ट्रिया को। और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, कौन था? ड्यूक मेटरनिक। भाई साहब, ये रूढ़िवादियों का नेता था। अगर मैं कहूं फ्रांस में क्रांति का जो वो रहा है जनक, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट रहा है, तो बिल्कुल रूढ़िवादियों का चैंपियन रहा है मेटरनिक। ये बिल्कुल गांव का वो बूढ़ा है, जैसे उसके सामने से कोई आदमी बाल बाल भाके निकलता है ना, बाल खड़े करके या नए स्टाइल वाले, और वो बूढ़ा आदमी बस ऐसे ही बैठा कह रहा, अच्छा हमारे सामने फन रिया, हम नहीं बनने देंगे तुझे। मेटरनिक लिबरल वालों को रत्ती भर पसंद नहीं करता था भाई साहब। तो अब जर्मनी के सामने 2 समस्या है। एक, सबसे पहले कैसे मुक्ति पाई जाए ऑस्ट्रिया से
से इन टर्म मेटरनिक्स है। और दूसरा, रीयूनाइट जर्मन स्टेट्स अंडर प्रशिया, ये जर्मन के जो छोटे छोटे स्टेट है जो जर्मनी भाषा बोलते हैं ये एक कैसे होंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब सारे जर्मनी बोलने वाले हैं तो एक हो क्यों नहीं जाते? एक इसलिए नहीं हो जाते कि अगर छोटे छोटे नवाब हैं वो एक देश में शामिल हो जाएंगे तो उनकी नवाबी नहीं छिन जाएगी, राजाओं महाराजाओं की रजवाड़े नहीं चले जाएंगे। आप अपने देश में देख लो, आज़ादी के बाद सारी रियासतें एक थोड़ी होगी थी। वो तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि उन्होंने सबको एक जोड़ा और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ा। यहां तक कि उन रियासतों के राजाओं को, नवाबों को हमने पेंशन दी है बहुत दिनों तक, वो तो भला हो इंदिरा गांधी जी ने खत्म किया है। तो ऐसे में ही जर्मनी में भी क्यों एक हो जाते ये, लेकिन होना तो था। तो ये कैसे प्रोसेस हुआ? देखो 1830 में फ्रांस में फिर रिवॉल्यूशन होगी। भाई साहब, फ्रांस ने यूरोप की नाक में दम कर रखा था और मेटरनिक की भी। जब मतलब उसे लगता था कि अब शांति सी है तभी वहां पे जो है क्रांति हो जाया करती थी। इसीलिए मेटरनिक कहता था कि व्हेनेवर द फ्रांस नीजेस द होल यूरोप गेट्स कोल्ड, फ्रांस छिकेगा पूरे यूरोप को बुखार हो जाएगा। खैर, जब वहां हुई क्रांति, जर्मनी में भी हुई लेकिन फेल होगी, दबा दी गई मेटरनिक ने। तो इन्होंने एक काम किया, 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई जोल्वेरिन की। उससे क्या हुआ, जो ट्रेड बैरियर थे वो हटाए गए। उससे पहले अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, अलग अलग नाप हुआ करती थी, जिससे व्यापार में बहुत दिक्कत आती थी। मैं हमेशा ये कहता हूं, जब जब सेंट्रल पावर में चेंज होगी आप हमेशा दो फैक्टर को तलाशो भाई। पहला रिलीजन, धर्म को देखो, और दूसरा देखो आप किसको, तो आप देखो मनी को, पैसे को देखो। और मनी सरकार के पास आता है ट्रेड प्लस टैक्स के रूप में जो आता है। जब जब ट्रेड टैक्स दिक्कत में होगा कोई ना कोई बदलाव होंगे। तो उन्होंने जब ये कस्टम यूनियन बनाकर ये बैरियर्स घटाए तो ट्रेड क्या हुआ, ट्रेड अप हो गया। ट्रेड अप हुआ तो भाई यूनिटी भी अप हो गई। भाई साहब, जिस घर में पैसा होता है उस घर की आधे से ज्यादा समस्याएं तो वैसे ही सुलझ जाती हैं। गरीबी में कोई साथ नहीं देता। आप देख लो, आधे घरों में कलह का वजह यही है कि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा आने लगा, देश में तरक्की हुई, शांति से भी बनाई दी। और इसी बीच फ्रांस तो अपना था ही तैयार। 1848 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन भी हो गया। लेकिन इस बार एक बढ़िया चीज हुई। इस बार जो ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिक था उसे भी अपने देश से छोड़ना पड़ा, ऑस्ट्रिया को छोड़ना पड़ा, उसे भी इंग्लैंड में शरण लेनी पड़ी। यहां पर मौका मिल जाता है किनको, जर्मनी वालों को, कि हम भी ये काम करें कि जर्मनी को एक कर लें। लेकिन जैसे ही जर्मनी में क्रांति शुरू हुई, इसको दबा दिया गया मोनार्की और मिलिट्री ने मिलकर। और ये जंकर्स कौन हुआ करते थे, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, जिनको जमींदार कह सकते हैं। ये क्रांति एक तरीके से फिर से दबा दी गई। जब जब क्रांति की आवाज दबाई जाती है, एक लड़ाका खड़ा होता है। वो लड़ाका देश को दोबारा से क्रांति के पथ पे ले जाता है। और वो लड़ाका था अपना कौन, ओटो वन बिस्मार्क। जैसे भारत में जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है, वही काम जर्मनी में ओटो वन बिस्मार्क ने किया है। ये कौन था जी, इसको चांसलर बनाता है। कौन बनाता है, केसर विलियम 1862 में बना देता है। चांसलर ऐसे समझो जैसे हमारे देश का राजा या राष्ट्रपति है, और एक कार्यवाहक जो नेता होता है उसको हम पीएम बोलते हैं, बस वही चांसलर है, ऐसे समझ लो। इसको बना दिया। यह कलाकार लड़का था। ये डिप्लोमेसी से, भ्रष्टाचारी से, मुंह पीट के जैसे भी चाहिए अपना काम निकलवा लिया करता था। ये ब्लड एंड आयरन, ये बहुत ज्यादा ना दया और इसमें सब में जो है बातचीत करना, इन सब में विश्वास नहीं रखता था। ये सारे तरीके अपनाता था। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा क्रूर था, निर्मम था, अत्याचारी था। भाई जैसा भी था, लेकिन जर्मनी के एकीकरण में इसकी काफी भूमिका रही। तब इसने क्या किया, इसने 3 लड़ाइयां लड़ी 7 साल तक। किस किस से, ऑस्ट्रिया को हराना तो लाजमी था, डेनमार्क और फ्रांस को। पता है ये लड़ाइयां क्यों लड़ी? ये ऐसा भी कहते हैं कि ये युद्ध भड़काए हुए थे। किसके, बिस्मार्क के। अच्छा, अपने देश को युद्ध में झोंक देना ये कहां की समझदारी है? इससे भला क्या होगा? इससे भला ये होगा प्यारे बच्चों कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जो फ्रांस या किसी भी कंट्री से आपकी लड़ाई होगी तो आप में नेशनल यूनिटी आ जाती है। आपने देखा होगा ना, जैसे 2 भाई हैं, वो आपस में खूब गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, लेकिन कोई बाहर का मारने आने लगे अपने भाई को, कह रहे भाई हम आपस में बाद में इलझेंगे, पहले तुझे देख ले। यही होना भी चाहिए। हम आपस की लड़ाई अगर छोड़ के पहले बाहर वाले को निपटाएं, वरना तो बाहर वाला हमें निपटा देगा। खैर, 18 जनवरी 1871 को राजा बनाया जाता है केसर विलियम वन, और फ्रांस के महल में ये थे शपथ ले लेते हैं बिस्मार्क के साथ। अब आप कहोगे जी राजा जर्मनी का है, शपथ फ्रांस के महल में क्यों ले रहा? क्योंकि फ्रांस वालों को इसने बहुत बुरी तरीके से हराया। फ्रांस से बदला लेने के लिए जो एरिया फ्रांस ने जर्मनी का छीना हुआ था वो भी वापस छीन लेता है, और ये दिखाने के लिए कि बॉस हम हैं, ये जो है उस महल में शपथ ले लेते हैं। और 18 जनवरी 1871 को जो है यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, किसका, जर्मनी का।
यूनिफिकेशन के बाद ये क्या करते हैं, करेंसी पर, बैंकिंग पर, लीगल और जुडिशियल सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन करते हैं, आधुनिकीकरण करते हैं, जो बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल बन जाता है, नजीर बन जाता है। अब हम आएंगे इटली की तरफ। इटली भी सेम दो समस्याओं का सामना कर रहा है। कौन कौन सी? वही पहली, एक तो ऑस्ट्रिया से मुक्ति पानी है, और फिर जो ये खुद 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, इन छोटे छोटे राज्यों को भी अपने में मिलाना है। देखो, पता नहीं लोग कैसे इतिहास को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि आप एक बार घटनाओं का मूल समझ लो, फिर ना केवल नाम बदलते हैं। अरे वहां 39 स्टेट्स थे, यहां 7 स्टेट्स हैं। उनको भी ऑस्ट्रिया से मुक्ति पानी है, जर्मनी को भी ऑस्ट्रिया से मुक्ति पानी है। यही तो वहां प्रशिया ने ये काम किया, यहां यही काम सार्डिनिया पीडामोंट करेगा। कैसे? पहले थोड़ा सा नक्शे पर समझ लो, दोनों नक्शे एक जैसी हैं। इससे देखो, जो इटली है, इटली बेसिकली 3 हिस्सों में टूटा हुआ है। 7 राज्य हैं, लेकिन वो भी 3 में। कैसे? अगर आप देखोगे तो ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ वाला, यहां ऑस्ट्रिया हंगरी, जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, वो रूल कर रहा था। बीच में रोम है, और रोम में तो पोप है। अब पोप है तो पोप की चौधराहट चल रही है, तो भाई उसके स्टेट। और अपने देश के खिलाफ, भैया मैंने बताया देश बाद में आ रहा है इन लोगों के लिए। शुरू में इन लोगों को क्या चाहिए? मेरी ताकत कम ना हो जाए। लोग आपके हाथ जोड़ रहे हैं, लोग आपको जय जयकार कर रहे हैं, मैं क्यों छोड़ दूं? तो इस पोप के वाले स्टेट्स को भी मिलाना होगा, इस हैब्सबर्ग एम्पायर को भी जो है हमें हटाना होगा। और यहां साउथ में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, यहां पे बर्बन डायनेस्टी है स्पेन की, इन तीनों को भी हटाना होगा। तो ये जिम्मा कौन लेता है? ये देखो, सार्डिनिया और पीडमोंट, ये वाला एरिया। अब इस वाले मैप पे देख लो, ये वाला जो एरिया है, ये जिम्मेदारी लेता है कि एक ये वाले एरिया को जहां हैब्सबर्ग एम्पायर है, ये वाला एरिया जहां पर पोप है, और ये वाला एरिया जहां पर बर्बन डायनेस्टी है स्पेन की, इनको हराया जाए। लेकिन हराया जाए और हरा दिया में फर्क होता है। ये काम कैसे होगा? ये काम 3 लोंडे करते हैं अपने, खिलाड़ी आदमी है तीनों, मैजिनी, कावूर और गेरिबाल्डी। देखो, राष्ट्र जब बनता है ना, देश जब बनता है, तो वो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। केवल आज़ादी गांधी जी ने नहीं दिलाई है, तो भगत सिंह का योगदान अलग तरह का है, चंद्रशेखर आजाद का योगदान अलग तरह का है, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अलग तरह का है। उसी तरह जो मेजिनी था, ये था बिल्कुल रेवोल्यूशनरी। ये डरा नहीं जब इसको देश से निकाला दे दिया, तब भी नहीं। ये तो यंग फोर्स में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। ये कहता था अगर विद्रोह करना है किसी देश में और कामयाब बनाना है तो सारी पावर युवाओं को दे दो। ये युवाओं में बहुत ज्यादा मानता था। कावूर जो था, ये डिप्लोमेटिक आदमी था। और ये जो गैरीबाल्डी था, इससे किसान और जो गरीब गुरबा जो है वो बहुत जुड़े हुए थे। तो ये तीनों मिलके कैसे कैसे काम करते हैं। देखो, रिवोल्ट तो शुरू हुआ यहां से, मैजिनी से मैंने बता ही दिया। मैजिनी और गैरीबाल्डी की जो मुलाकात है वो 1833 में होती है। और बीच में कावूर क्या काम करता है ये भी देख लो, नक्शे की जरूरत पड़ेगी। ये वाला जो एरिया था, ये तो गैरीबाल्डी जीत जाता है अपनी सेना की सहायता से, यानी कि बर्बन डायनेस्टी को तो ये खत्म कर देता है। पपल स्टेट भी मिला लिए जाते हैं। मुद्दा था ऑस्ट्रिया को कैसे हराएं। ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है, इसके लिए किसी सेना की जरूरत थी, और वो सेना की जरूरत का काम कौन करवाता है? ये कावूर कराता है। कैसे कराता है जरा देखो। एक अच्छी बात हुई, अच्छी बात ये हुई कि 2 देशों की लड़ाई शुरू हो गई। किस किस की हो गई भाई? रशिया की हो गई और टर्की की हो गई। इसे कीमिया की लड़ाई बोलते हैं, क्रीमिया की, नोट कीमिया की। तो अभी रशिया और टर्की में लड़ाई हो रही है, तो इंग्लैंड और फ्रांस अपनी सेना भेजते हैं किसकी हेल्प करने को? टर्की की। कावूर इस बात को देख लेता है। अब कावूर टर्की की सहायता के लिए अपनी भी सेना भेजता है। भाई क्यों कर रहा है कावूर ये सब? क्योंकि भाई उसे ऑस्ट्रिया हरानी है। ऑस्ट्रिया हरानी है तो फ्रांस की मदद चाहिएगी। अब एक बात बताओ, मेरे देश में मुझे नेशनलाइजेशन लाना है, मुझे यूनिफिकेशन लाना है, सारी बात ठीक है, मैं तुम्हारे देश में जाके क्यों सिर मारूं? फ्रांस क्यों हमारी सहायता करता? इसलिए क्या करता है कावूर, यहां टर्की की सहायता करता है। तो अब देखो, वो कहते हैं ना कि भैया इंग्लैंड और फ्रांस पहले से ही टर्की को सपोर्ट कर रहे थे, तुम भी वहीं पहुंच गए, अब तो तुम दोस्ती होगी ना। और तब कावूर कहता रहे महाराज हमारी भी समस्या समझवा दो, हैं हम पे तो फ्रांस ने वो कर रखा है अत्याचार, उसे हटवाओ भाई। मतलब इंटरनेशनलाइजेशन कर देना किसी समस्या का, अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देना, ये काम करता है। और फ्रांस हेल्प करने को तैयार हो जाता है। ऑस्ट्रिया की सेना को 1859 में हरा दिया जाता है और 1861 में जो है इटली का एकीकरण हो जाता है। देखो, मुझे तो याद आता है गैरीबाल्डी जैसे योद्धा हुए हैं, जब यूनिफिकेशन हो जाता है तो राजा इससे पूछता है कि भाई बताओ क्या पुरस्कार दें तुम्हें? ये कहता है जी मुझे किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो देश सेवा ही ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। कैसा उदाहरण है? अगर कुछ देना ही है तो मुझे थोड़ा सा बीज दे दो, मेरे द्वीप पे बीज की कमी है ताकि मैं फसलें बो सकूं। मतलब कमाल का ये व्यक्ति था। और एक अच्छी बात भी हुई थी, जब विक्टर इमैनुअल सेकंड जो इटली का राजा बना था, जब यूनिफिकेशन हुआ था, तो जब
ये सारा प्रोसेस चल रहा था तो जो गरीब गुरबे और जो किसान इसकी सेना में लड़ रहे थे उनको पता ही नहीं था कि बेसिकली इतालिया का मतलब क्या है। मतलब ये नारा लगाता था कि हमें इतालिया चाहिए, इतालिया चाहिए, तो वो सोचते थे कि ला तालिया जो है इसकी बेचारी के वाइफ का नाम है। मतलब ये कहता था कि इतालिया खतरे में है और मजदूरों को लग रहा ओहो ला तालिया खतरे में है, भाई बचाओ इसे। तो खैर ये तो थोड़ा सा हल्के उस पर मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपने तीसरे देश की तरफ, इंग्लैंड की तरफ। यूनाइटेड किंगडम और सो कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन। पहले इन दोनों को समझो, जब फर्क समझ में आएगा। ये जो पूरा एरिया है ये ब्रिटिश आइल्स यानी कि ब्रिटिश द्वीप के नाम से जाना जाता है। जो ग्रेट ब्रिटेन वर्ड है ये ज्योग्राफिकल टर्म है। ये ग्रेट ब्रिटेन सारे को कहेंगे भौगोलिक अवस्था जो है इसकी। और जो यूनाइटेड किंगडम है ये जो टर्म यूज होती है ये पॉलिटिकली होती है। यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड वाला एरिया आ जाता है, इंग्लैंड वाला आ जाता है, वेल्स वाला आ जाता है और नॉर्दर्न आयरलैंड का आ जाता है। कैसे बने ये कहानी जानने भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेन जैसा कोई देश नहीं था। आप कहेंगे जी हमारे यहाँ तो 1605 में कंपनी आ गई थी, इंग्लैंड की आई थी, ब्रिटेन जैसा देश नहीं बना था। तो क्या थे भाई, वहाँ अलग अलग एथनिक ग्रुप थे जिनमें इंग्लैंड वाले हैं, वेल्स वाले हैं, स्कॉटलैंड वाले हैं, आयरिश वाले हैं। क्या होता है ये एथनिसिटी? देखो दो वर्ड है, इनको समझ लो। एक होता है रेस और एक होती है एथनिसिटी। रेस होती है किसी की फिजिकल अपीयरेंस, एथनिसिटी। तो रेस जो होती है जैसे किसी की स्किन का कलर कैसा है, बाल का कलर कैसा है, कोई कैसा दिखता है, उससे रेस जोड़ी जाती है। जैसे एशियन हो गए, अफ्रीकन हो गए, अमेरिकन हो गए। और जो एथनिसिटी है ये बेसिकली कल्चर और जो सोशल ट्रेडिशन होते हैं कॉमन, उन्हीं को फॉलो करते हैं अपने अपने ग्रुप में, अपनी अपनी सोसाइटी में, वो एथनिसिटी होती है। देखो कई बार एथनिसिटी इतनी भारी पड़ती है, जैसे आप इसका देख लो, नॉर्थ ईस्ट का देख लो, हमारे यहाँ मणिपुर में देख लो, आप मेघालय वाले एरिया में देख लो। मतलब इतने छोटे छोटे एथनिक ग्रुप हैं कि आपस में जो है लड़ते रहते हैं। हमारा संविधान है उसके बावजूद भी खूब लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ये भी इसी तरह खूब लड़ते रहते थे। फिर ये एक कैसे हुए? सबसे पहले जैसे फ्रांस में हुई है क्रांति, ये क्रांति थोड़ी सी अलग थी इनके यहाँ, जो ब्रिटेन में हुई है। ये 1688 में होती है। इसे ही ग्लोरियस क्रांति या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं। वो अलग बात है कि स्कॉटलैंड वाले एरिया में यहाँ और आयरलैंड वाले एरिया में जान माल का खूब हानि हुई, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि नहीं हमारी तो ब्लड लेस है भैया, हमारे यहाँ खून ही नहीं बहा। कैसे नहीं बहा? छोटी सी कहानी जो बुक में नहीं दी हुई है वो सुन लो। इनके यहाँ राजा राज कर रहा है जेम्स सेकंड। वो कैथोलिक धर्म को मानता है, ठीक, वो कैथोलिक धर्म को मानता है। उसकी लड़की थी मेरी जो सबसे बड़ी थी, उसी को रानी बनना भी था, लेकिन वो प्रोटेस्टेंट थी। अब कैथोलिक तो जो पुरानी ईसाइयत वाले हैं, जो मतलब ये मानते हैं कि जो पोप ने जो व्याख्या कर दी बाइबल की वही सही है, और प्रोटेस्टेंट है जो बदलाव चाहते हैं। लेकिन इसी बीच जेम्स द्वितीय जो है दूसरी शादी कर लेता है, तब उसका लड़का हो गया। अब जो लड़का हो गया तो ये माना गया कि वो उसको कैथोलिक बना देगा। इस बात को लेकर जनता में भय व्याप्त हो गया कि अच्छा, तो प्रोटेस्टेंट वाले जो है इसको मिलकर भगा देते हैं, फ्रांस भाग जाता है। इसके फ्रांस से बहुत ज़्यादा रिलेशन भी थे, इसलिए ये जनता इससे नाखुश रहती थी। इस राजा को हटा दिया जाता है और पावर जो है संसद के पास आ जाती है, इसलिए इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है या ग्लोरियस भी। अब देखो ये तो हो गया, लेकिन स्कॉटलैंड को कैसे मिलाएं? तो द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। स्कॉटलैंड में एक योजना बनी, डेरियन योजना के नाम से उसे कहते थे। उसमें यह कहा गया कि भाई हम अपने देश की कंपनी निर्मित करके, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ठीक वैसी जाएंगे, कॉलोनीज बनाएंगे अपनी और व्यापार खूब करेंगे। उसमें साझेदारी डच की भी थी और ब्रिटेन वालों की भी थी। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा ये तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा इससे, तो उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। ये कंपनी डूब गई, यानी कि स्कॉटलैंड पे आर्थिक संकट गहराने लगा। और इसी एवज में सहायता करने के नाम पे इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के सामने पासा फेंका। स्कॉटलैंड उसको साइन कर लेता है, लेकिन करते समय कहता है यार हमारी तो पहचान अलग है। अरे तो इंग्लैंड वाले बोले हम कौन सा खा रहे हैं भाई, हैं भेड़िए थोड़ी हैं हम, हमारी तो भाषा भी गेली के। स्कॉटलैंड वाले अरे तो खूब बोलना, हमने कब मना किया है। अच्छा ब्रिटिशर्स वालों को लोग कुछ भी कहते हो, मैं एक चीज़ उनकी इत्तेफाक रखता हूँ उनसे, वो जो वादा करेंगे उसको 100% तोड़ेंगे, ये तय था। यही होता है जैसे ही स्कॉटलैंड जो है इंग्लैंड में मिल जाता है 2 एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू ही, लेकिन इनकी पहचान धीरे धीरे खत्म कर दी जाती है। कैथोलिक्स को हटा दिया जाता है और जो गैलिक लैंग्वेज थी इस पर भी बैन लगा दिया जाता है। अब बचा कौन? आयरलैंड बचा। तो आयरलैंड में भी वही कहानी है जो भारत और पाकिस्तान में हुई है, सेम। मैंने अभी भी बताया था कि इतिहास कभी नहीं बदलता, घटनाएं बदलती हैं, बस नाम बदलते हैं। जो भारत पाकिस्तान में हुआ है क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम हुआ था, बस यहाँ कैथोलिक हैं और यहाँ प्रोटेस्टेंट हैं। 2 ग्रुप थे। ये जो प्रोटेस्टेंट थे इनको सपोर्ट करता है इंग्लैंड, कहता है तुम मेजोरिटी वालों के खिलाफ जो ज़्यादा नंबर में कैथोलिक, इन पर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
यूक्रेन को वो लड़वा रहा है अमेरिका रूस के खिलाफ, ऐसे ही लड़वाते हैं। और धीरे धीरे ये विद्रोह नहीं करते हैं। ऐसा ही एक विद्रोह हुआ वुल्फ टोन और उसके जो यूनाइटेड आयरिशमैन थे, वो विद्रोह दबा दिया जाता है 1798 में, और 3 साल बाद जबरदस्ती जो है आयरलैंड को अपने इसमें ये मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद आज भी तुम देखोगे, जैसे कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए बड़ा सेंसिटिव रहा था 370 हटने से पहले, ऐसे ही नॉर्थ आयरलैंड का है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वही केवल ब्रिटेन का हिस्सा है, सदन वाले आज भी नहीं मानते हैं, और इसको भी ये कहते हैं कि जबरदस्ती कब्जा रखा है। खैर, जो भी हो, इतिहास अपने तरीके से चलता है। एक झंडा बनाया जाता है, यूनियन जैक, एक नेशनल एंथम, गॉड सेव अवर नोबल किंग, भगवान हमारे राजा को बचाए, और इंग्लिश लैंग्वेज। क्या ये वही काम नहीं है जो फ्रांस वाले कर रहे थे? लेसिथियन बनाते थे, लापात्रे की फीलिंग लाते थे, एक फ्रेंच का जो झंडा था ट्राई कलर वाला वो बनाते थे। तो यही तो नेशनलिज्म था। इस तरीके से इन 3 कंट्री का यूनिफिकेशन हो जाता है। चलिए, यूनिफिकेशन तो हो गया। आप किसी देश के राजा को दिखाना चाहते हैं, उसका चित्र भी बना देंगे, लेकिन आप मातृभूमि को कैसे दिखाएंगे? जैसे हमारे यहाँ भारत माता का कंसेप्ट है, तब सहारा लिया गया चित्रों का, और ये चित्र आप देख सकते हैं। जैसे जर्मनी की मदरलैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जर्मेनिया है, द फॉलन जर्मेनिया, गिरी हुई जर्मेनिया है। ये राइन नदी की रक्षा करती हुई जर्मेनिया है। और फ्रांस में ऐसा ही एक मेटाफर बनाया, इसको मारियाना बोलते हैं, ये फ्रांस वाली है। जैसे हमारे यहाँ भी तो भारत माता के चित्र बनाए जाते हैं। अब आप कहने लगे जी भारत माता कहाँ है? मैं तो शाम तक घूम आया, मुझे तो भारत माता दिखाई नहीं दी। बट मेरे में, आप में, हर देश के नागरिक में पर्वत, नदी, पहाड़ जो भी कुछ है उस सब में भारत माता है। उसी तरह ये अपनी जर्मेनिया और मेरियाना को मानते हैं। कुछ और भी सिंबल यूज हुए, उनमें से एक दो देख लो। जैसे ब्रोकन चेन्स है, कड़ी टूट रही है या चेन टूट रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये फ्रीडम का प्रतीक है। सोर्ड, तलवारें, तो आप जाहिर सी बात है सोर्ड लेके कोई गुलाब का फूल तो देना जाएगा नहीं आपको, तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, लड़ने की बात हो रही है। रेज ऑफ द राइजिंग सन, मतलब नई युग की शुरुआत हो रही है। अब भैया नेशनलिज्म तो आ जाता है, और यहीं से मुझे याद आता है कि गांधी जी एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि अत्यंत देशभक्ति भी ना नाजीवाद में बदल जाती है। नाजीवाद की विचारधारा तो मैं ही मैं हूँ ऐसा मानती है। ऐसी ही एक समस्या पैदा होती है 1871 के बाद बाल्कन वाले एरिया में। ये बाल्कन क्या एरिया है जी? ये देखो, यूरोप का ये वाला हिस्सा, जिसमें रोमानिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बेनिया, ग्रीस और मोंटेग्रो और बोस्निया और हर्जेगोविना, ये सारे कंट्रीज आते हैं। ये बाल्कन का एरिया था। अब से पहले इसके ऊपर ये टर्की वाला रूल कर रहा है, ओटोमन एम्पायर। अब आकर धीरे धीरे ओटोमन एम्पायर भी जो है कमजोर पड़ने लगा है। मैंने बताया है आपको, फिर समझ लो, जब जब किसी भी देश की सेंट्रल पावर कमजोर होगी उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक, वो देश छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, और दूसरा, उस पर बाहर से अटैक होगा। यही वाला नियम काम करता है यहां पर भी। ये ओटोमन एम्पायर कमजोर होने लगा है, ऊपर से नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है पूरे यूरोप में, तो ये देश भी कहते हैं कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हम भी अपनी पहचान बनाएंगे। ये देश छिटकने लगते हैं। बुल्गारिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी बनने तो लगे, लेकिन इनमें आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मैं तेरा एरिया कब्जा लूँ, तू मेरा एरिया कब्जा ले, ये इसका एरिया कब्जा ले। एक तो ये वाली कहानी, और ऊपर से जो नंबरदार बन चुके हैं इस समय तक, कौन है वो नंबरदार? जो बड़े बड़े देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली। यानी कि राष्ट्रवाद जो कभी इस चीज का प्रतीक माना जाता था कि पुरानी व्यवस्था को हटाएंगे, राजाओं को हटाएंगे, नई व्यवस्था लाएंगे, अधिकार मिलेंगे, बराबरी की बात करेंगे, आज वो खाऊ फाड़ू व्यवस्था बन चुकी है, जो जितना खा सके। अब एक बात बताओ, ये बालकन का एक अनार और खाने वाले 100 बीमार, तो क्या होगा? वही होगा, युद्ध हुआ, जिसकी परिणति बाद में जाके होती है 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ये किस चीज का आपको प्रमाण मिल रहा है? ये मिल रहा है इंपीरियलिज्म का। अब ये नया वर्ड आ गया, इंपीरियलिज्म क्या है? इसको जरा थोड़ा सा समझ लो। इंपीरियलिज्म एक बहुत पुराना विचार है, अपने देश को एक्सपेंड करना और दूसरे पे कब्जा करना, मूल विचार तो ये है। अब उसके लिए सेनाएं भी भेजी जा सकती हैं, डिप्लोमेसी का भी सहारा लिया जा सकता है। आप कहेंगे जी ये तो कॉलोनियलिज्म से मिलता जुलता है, उपनिवेशवाद से। नहीं, थोड़ा सा फर्क है। ऐसे समझो इसको, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इंपीरियलिज्म की बात करूं तो मूल विचार है ये मानो, और प्रैक्टिस है वो कॉलोनियलिज्म है। जैसे एक कंट्री है ए, एक दूसरा कंट्री है बी, यहां के नागरिक ए के बी में जाते हैं और इसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगते हैं, और वहां पर बस भी जाते हैं, तो ये देश कॉलोनी बन गया, उपनिवेश बन गया। किसका? ए का। जैसे ए को इंग्लैंड मान लो, बी को भारत मान लो, और देख लो। जबकि इंपीरियलिज्म ये कहता है उसमें जरूरी नहीं है कि लोग वहां स्थायी रूप से बसे भी।
इंपीरियलिज्म बड़ा विचारधारा है, पुरानी विचारधारा है, दोनों के दोनों ही शोषण का प्रतीक बनते हैं। तो वो राष्ट्रवाद जो कभी ये चला था कि लोगों को मुक्ति देगा, अंत में युद्ध का कारण बना। और आपको अगर याद हो, मैं चलते चलते बता दूं, राष्ट्रवाद इसके बाद किसी और देश में वैसा नहीं आया जैसा यूरोप में आया था। हाँ, इसने एक चीज सेट कर दी कि मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट और सोसाइटी कैसे फॉर्म होनी चाहिए वो तो बता दिया, लेकिन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद आगे कैसे बढ़ेगा, इसके बाद हर देश ने अलग तरीके से तय किया। जैसे भारत अपना राष्ट्रवाद खुद तय करेगा। एक अंतिम चीज और बता देता हूं, जब भारत को आजादी मिली तो अंग्रेजों का एक प्लान ये भी था, बाल्कनाइजेशन। कह रहे थे कि भारत भी तो बिल्कुल वैसा ही है ना, कहीं तमिलनाडु वाले हैं, कहीं आंध्र प्रदेश वाले हैं, कहीं मणिपुर वाले हैं, मेघालय वाले हैं, तो इसको बाल्कनाइजेशन का इरादा था कि ये भी आपस में इनको फ्री छोड़ देते हैं, ये लड़ मरेंगे। भला हो वल्लभ भाई पटेल साहब का, जिन्होंने हमारे देश को एकता प्रदान कर दी। वो देश में राष्ट्रवाद कैसे आता है ये जानेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।